कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का पुनः स्वागत है हमारे इस स्पेशल सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम भारत की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो पहला वीडियो था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत की विदेश नीति क्या है, इसके अर्थ, इसकी परिभाषा, राष्ट्रीय हित की प्रासंगिकता और विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को समझा था काफी गंभीरता से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से हमारी बेसिक जो भारत की विदेश नीति का अध्ययन है, जिसकी शुरुआत होती है और क्रमशः क्रमशः आगे बढ़ते जाती है। आज जिस हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह हमारे इस सिलेबस की नींव है, रीढ़ की हड्डी है, या एक तरीके से कहिए फर्स्ट स्टेप है, जिसके ऊपर ही आपका सारा विदेश नीति का अध्ययन टिका हुआ है। चाहे आप किसी भी देश के संदर्भ में करें, चाहे एक औपनिवेशिक राज्य के संदर्भ में भारत की विदेश नीति की शुरुआत से पढ़ें, या जो अन्य महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, या भारत के जो व्यापारिक, सुरक्षा, ट्रेड और क्षेत्रीय संगठनों के संदर्भ में विदेश नीतियां है, उस सभी विदेश नीतियों की नींव हमारे इस यूनिट के ऊपर निर्भर करती है, जिसका मूल नाम है भारत की विदेश नीति के संदर्भ में इसका उद्देश्य और सिद्धांत को समझना। हम वीडियो में आगे बात करें, विषय को आगे समझे, इससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग जितने अच्छे से हमारे वीडियो को समर्थन दे रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप विषय को समझ रहे हैं, गंभीरता से विषय को पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि हमें भी मनोबल मिले आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए और आपको विषय को एक्सप्लेन करने के लिए। आपके साथ साथ और भी जो विद्यार्थी हैं जो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, उनको भी लाभ मिले और आपको भी लाभ मिले। तो प्लीज बिना वीडियो को सब्सक्राइब किए हुए आप मत जाइएगा और विषय को लास्ट तक समझने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा, जिससे माध्यम से आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। चलिए हम आगे बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमारा जो मूल आज का जो टॉपिक है वह है भारत की विदेश नीति का उद्देश्य और सिद्धांत। पिछले साल के हमने क्वेश्चन को देखा, उसमें कई बार उद्देश्य और सिद्धांत के ही ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो पूरा सिलेबस है जिसका हमें अध्ययन करना है, चाहे वो किसी भी देश महाशक्ति के साथ विदेश नीति का अध्ययन हो, अमेरिका, रूस, चाइना, पड़ोसी देशों के साथ, या अन्य जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन, उन ब्रिक्स, यूरोपीय संघ इत्यादि एक और यूनिट है, जिसके माध्यम से हमारा पूरा विदेश नीति इसी उद्देश्य और सिद्धांतों के ऊपर निर्भर करता है। उद्देश्य और सिद्धांत किसी भी विदेश नीति के संदर्भ में इसलिए हमें समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप किसी देश के उद्देश्य को नहीं समझेंगे, विदेश नीति के उद्देश्य को नहीं समझेंगे, तब तक उसकी पूरी प्राथमिकता को नहीं समझ पाएंगे। हर देश के विदेश नीति की एक अपना उद्देश्य है, और उसको उस उद्देश्य को पाने के लिए वह कुछ सिद्धांतों के ऊपर चलकर वह उस उद्देश्यों को प्राप्त करता है। इसी संदर्भ में भारत की विदेश नीति का एक अपना उद्देश्य है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति अपने विदेश नीति के निर्माण और निर्धारण के माध्यम से करता है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने विदेश नीति के माध्यम से वह कुछ सिद्धांतों का पालन करता है, उसका फॉलो करता है, जो किसी भी देश के विदेश नीति के संदर्भ में आप देखेंगे तो स्पष्टता से दिखाई पड़ेगा। एक तरीके से आप यह समझ लीजिए कि आज का हमारा जो यह यूनिट है, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत को समझना, यह आपके पूरे सिलेबस का, पूरे भारत की विदेश नीति का सार संक्षेप है। जब आप इसके उद्देश्य और सिद्धांत को समझ पाएंगे तो इसी में सारा कॉन्सेप्ट शामिल है, छुपा हुआ है, जिसको हम आगे के एक एक यूनिट्स में एक्सप्लेन करेंगे कि अमेरिका के साथ भारत जो अपनी विदेश नीति बनाता है उसमें क्या उद्देश्य है, क्या भारत अपना सिद्धांत को अपनाता है, और वह किसी भी देश के साथ जब अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तो इन सिद्धांतों और उद्देश्यों के साथ वह कभी समझौता नहीं करता, इन मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट में देखा था कि जब विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है
तो उसमें राष्ट्रीय हित सबसे प्राथमिकता से उभर कर आती है। राष्ट्रीय हित को परे रखकर कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण नहीं करता है। एक मिनट, वीडियो पॉज हो गया था। तो इसमें उद्देश्य नीति के साथ साथ राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हुए विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है और इसी के संदर्भ में हमें विषय को पढ़ना है। चलिए हम न बिना देर लगाए हुए सीधे हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं और विदेश नीति के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम विषय में आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाइएगा, ताकि बाद में हम जब यह इस यूनिट का पीडीएफ उस पर शेयर करें आपके साथ तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए आइए अब हम बात करते हैं विषय के ऊपर। देखिए हमारा उद्देश्य और सिद्धांत जो यूनिट है, अगर इसके ही ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि भारत की विदेश नीति को निर्धारण में इसके उद्देश्य और सिद्धांतों का मूल्यांकन कीजिए या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या वैश्वीकृत दौर में भारत के उद्देश्य नीति की क्या प्रासंगिकता है, किस संदर्भ में उभर के आता है, तो आप सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत कीजिएगा। जैसा कि हम शुरू से कहते हुए आए हैं कि किसी भी क्वेश्चन का शुरुआत आप उसके बिना परिचय लिखे हुए कि क्वेश्चन में क्या बातें हैं, क्या मूल धारणाएं हैं, किसके ऊपर हमें बात करनी है, या क्वेश्चन के में हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसको करके आगे मत बढ़िएगा। तो भारत के विदेश नीति के उद्देश्य के संदर्भ में यह भी बात स्पष्टता से उभर के आती है कि जब भी किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है तो उसमें उद्देश्य और उसकी प्रासंगिकता प्रमुखता से उभर के आती है। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हम पिछले नीति के संदर्भ में बात किए थे, दूसरी बार मैं दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पॉलिसी होती है वह मूल तरीके से, मूल रूप से उसको बनाने का जो जवाबदेही होती है सरकार का होता है, सरकार की प्राथमिकता उभर के आती है। तो उसी संदर्भ में विदेश नीति के भी निर्माण का जो प्रमुख जवाबदेही है वह सरकार के प्रमुख और विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय का होता है। सरकार के प्रमुख कहने का मतलब कि यह इसकी जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है वह सरकार का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। देश की विदेश नीति का निर्माता, संचालक, एक तरीके से आप गार्जियन, एक तरीके से आप कहिए तो देश का प्रधानमंत्री होते हैं और विदेश मंत्रालय के माध्यम से इसका निर्धारण किया जाता है और कार्यान्वयन किया जाता है। विदेश नीति के, भारत की जो विदेश नीति है इसके भी अपने कुछ मौलिक सिद्धांत है जिसके आधार पर वह विदेश नीति का निर्धारण करता है। अपने कुछ उद्देश्य हैं जिसके माध्यम से वह विदेश नीति का निर्धारण करता है। उद्देश्य के माध्यम आप समझ लीजिए, विदेश नीति के उद्देश्य शब्द का टर्म कि उद्देश्य का मतलब यह होता है कि इस नीति को बनाने के पीछे भारत का क्या उद्देश्य है, इससे वह बेसिकली क्या प्राप्त करना चाहता है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह किन सिद्धांतों का पालन करता है। तो भारत की विदेश नीति के उद्देश्य में सबसे पहली प्राथमिकता आती है, चाहे वह किसी भी देश के संदर्भ में विदेश नीति का आप मूल्यांकन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में विश्वास भारत की विदेश नीति का सबसे पहला प्राथमिकता है। इससे वह समझौता करके अपना कोई भी विदेश नीति का निर्धारण नहीं करता है। जैसा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके सारे शासन व्यवस्था का संचालन हमारे संविधान से चलता है, तो जो विदेश नीति का मूल उद्देश्य है, जो विदेश नीति का संदर्भ है, वह भी हमारे संविधान में उल्लेखित है। और उसके लिए हमारा जो संविधान का नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल 51 है, वह इसकी व्याख्या करता है कि भारत विदेश नीति का निर्धारण किस तरीके से करेगा, कैसे करेगा, इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। और इस उद्देश्य के में हमारे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वह किसी भी विचारधारा के हों या आम जनता है, उनका सभी का सभी समर्थन प्राप्त है कि भारत अपनी विदेश नीति को ऐसे निर्धारित करे, इस उद्देश्य के साथ निर्धारित करे कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा कायम हो सके। क्योंकि भारत का मानना है कि हम बिना विश्व में शांति स्थापित किए, बिना सुरक्षा की भावना को स्थापित किए
न तो अपना विकास कर सकते हैं, न ही कोई देश खुद अपना विकास कर सकता है। तो इसी संदर्भ में भारत अपने पहले विदेश नीति के उद्देश्य में शांति और सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है, जिसमें युद्ध और विस्थापन के दौर में शरणार्थियों को सुरक्षा देना, उनका विस्थापन से पुनर्स्थापन कराना इत्यादि पर इसकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार इत्यादि देशों के शरणार्थियों के संदर्भ में भारत की जो नीति रही है उसके संदर्भ में आप मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर हमारे पड़ोसी देशों में भी भारत किसी शरणार्थी के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो भारत उसकी भी चिंता करता है कि उसको कैसे हम पुनर्व्यवस्थित करें। तो यह भारत की विदेश नीति की सबसे प्राथमिकता है, क्योंकि उसका मानना है कि जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था नहीं बना पाएंगे अपने विदेश नीतियों के माध्यम से, तब तक हम अपना विकास न ही विश्व में कोई भी देश इसका विकास कर सकता है। इसी का एक दूसरा हिस्सा है विश्व शांति का उद्देश्य, जो हमारे विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें से भारत अपनी विदेश नीति के बनाते समय इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखता है कि वह किसी भी गुटबंदी में शामिल न हो। अगर विश्व में कहीं भी गुटबंदी हो रहा हो तो भारत इसका विरोध करे। कोई भी शांतिपूर्ण कोई भी विवाद हो उसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढे, संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरे में ही उसका समाधान ढूंढे। कुछ बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा जब भारत की विदेश नीति को पढ़ रहे हो। पहला, हम आगे अभी बात करेंगे, लेकिन अभी एक बात को समझ लीजिए कि पहला, एक भारत का अपना सरकार है, राज्य है, जिसके माध्यम से विदेश नीति का निर्धारण किया जा रहा है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अपने कुछ मूल्य हैं, वैल्यू हैं, जिसका भारत शुरू से समर्थन करता है, इसका संस्थापक देशों में है। तो इनके बीच में ही वह अपने विदेश नीति के निर्धारण के ऊपर जोर देता है। भारत कभी भी नहीं चाहता है कि विश्व में कहीं युद्ध हो, और युद्ध ही नहीं, सिर्फ तनाव की स्थिति भी ना हो। जैसा कि शीत युद्ध के दौर में काफी पूरा विश्व देख चुका है कि कैसे तनाव में सभी देश प्रभावित होते हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वह होता है देशों का विकास। तो भारत अपने उद्देश्यों के विदेश नीति के उद्देश्य में इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है कि विश्व में कहीं भी तनाव हो रही हो उसको अपनी विदेश नीतियों के माध्यम से उसका हल निकाले, उसका समाधान निकाले। वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव की स्थिति उभर के आई है, युद्ध की स्थिति उभर के आई है, उसमें भी आप भारत के पक्ष को देखेंगे तो भारत यही हमेशा बार बार जोर दे रहा है कि इसका समाधान द्विपक्षीय समझौता के माध्यम से, आपसी बैठक के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से निकाला जाए, युद्ध को त्याग किया जाए। तो यह हमेशा भारत की विदेश नीति का उद्देश्य रहा है। भारत की विदेश नीति का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है निशस्त्रीकरण का प्रयास। प्रारंभ से ही भारत जब से स्वतंत्र हुआ है या जब से स्वतंत्रता का अपना आंदोलन कर रहा था, भारत हमेशा से यह प्रयास करता है कि विश्व में जो शस्त्रों का होड़ है उसको समाप्त किया जाए। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध का दौर हो, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर हो, शीत युद्ध का दौर हो, खाड़ी युद्ध का दौर हो, या विश्व के देश में और भी कहीं भी युद्ध के संकट आते हैं, उसमें यही देखा जाता है कि जितना शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है उतना ही देशों का नुकसान होता है, विनाश के कगार पर जाते हैं। तो भारत का मानना है कि जितना हम शस्त्रों का कम इस्तेमाल करेंगे, कम से कम इसको बनाने पर जोर देंगे, उतनी ही हमारी सुरक्षा मजबूत हो पाएगी। इसमें परमाणु अस्त्रों के विनाश पर सबसे ज्यादा जोर भारत अपने विदेश नीति के माध्यम से देने की कोशिश करता है, जबकि आप लोगों ने अमेरिका द्वारा जो जापान पर परमाणु अस्त्र का प्रयोग किया गया था उसके विनाश को सभी लोग को जानते हैं। तो इसी चीज को केंद्र में रखते हुए कि भारत निशस्त्रीकरण के प्रयास पर जोर दे, शस्त्रों के समाप्ति पर जोर देता है विदेश नीति। ऐसा कोई विदेश नीति का निर्धारण नहीं करता है जो शस्त्रों को बढ़ाने पर जोर दे। सहयोग संगठनों के गठन की भूमिका पर जोर देने की कोशिश करता है, जिसके माध्यम से अगर कहीं भी तनाव भी उत्पन्न आ रही है तो आपसी बैठक के माध्यम से इसका हल निकाला जाए, न कि शस्त्रों का प्रयोग करके। इसके साथ साथ भारत की विदेश नीति का चौथा प्रमुख उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर निर्धनता, बीमारी और निरक्षरता को दूर करना। देखिए, भारत भी एक विकासशील देश है और भारत में भी ये सारी समस्याएं काफी विद्यमान है। भारत भी निरंतरता,
निर्धनता, बीमारी, निरक्षरता, कुपोषण, अल्पाहार, पोषाहार की सारी त्रासदी को देखा है और इसके दर्द को समझता है। तो भारत जब भी अपने विदेश नीति का निर्माण करता है, बनाने की कोशिश करता है, तो यह हमेशा जोर देता है कि किसी भी देश में अगर यह समस्या है तो उसको दूर करने पर जोर दिया जाए। हालांकि अगर वैश्विक रूप में देखेंगे तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश इस चुनौती से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और भारत जब भी अपनी विदेश नीति को बनाता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य रहता है कि हम सबसे पहले मानवता को प्राथमिकता दें और इस ये जो कलंक है निर्धनता, बीमारी और निरक्षरता को वैश्विक रूप से इसका उन्मूलन करें, इसको समाप्त करें। इसमें वह विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं जो इसके क्षेत्र में काम करती है, उसके सहयोग में, उसकी भूमिका में प्रारंभ से अपनी विदेश नीतियों के माध्यम से सहायता पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे इन समस्याओं से वैश्विक स्तर पर समाधान प्राप्त किया जा सके। अगला प्रमुख उद्देश्य है भारत का विदेश नीति का वैश्विक देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। भारत प्रारंभ से ही, जैसा कि आप लोगों ने अगर इतिहास में देखा होगा, जो वैश्विक इतिहास है उसमें कभी भी सैनिक संगठनों के पक्ष में नहीं रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था, एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व सोवियत यूनियन कर रहा था, और सब ये दोनों इस होड़ में लगे हुए थे कि विश्व के पूरा देश, सभी देश या तो इनके संगठन में शामिल हो जाए या इसके सैनिक संगठन में शामिल हो जाए। और इस दौर को भारत पूरे विश्व ने शीत युद्ध के दौर में देखा था। उस दौर में भी भारत ने अपनी विदेश नीति में सभी देशों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के ऊपर जोर दिया। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, हम आगे इसके सिद्धांत में भी पढ़ेंगे। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के नीति के ऊपर जोर दिया ताकि किसी भी देश के बीच में अगर कोई तनाव की स्थिति आती है तो एक मैत्रीपूर्ण संबंध, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के माध्यम से उसको हम हल निकाल सके। संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने पर जोर दिया, क्योंकि यह वह मंच है जहां पर सभी देश वैश्विक स्तर पर किसी भी समस्याओं का बैठकर आपसी बातचीत के माध्यम से इसका निराकरण कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसीलिए भारत का हमेशा मानना है कि यह उद्देश्य में भी रहता है और इसके सिद्धांत में भी रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएनओ को सबसे मजबूत किया जाए, जो किसी भी वैश्विक संकट से को समाधान करने में सक्षम हो। तो इस तरीके से हम भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को समझ सकते हैं। अब इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत जब भी अपनी विदेश नीति का बनाता है तो उसका उद्देश्य यही रहता है जिसके माध्यम से जिसको प्राप्त करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत किसी भी मूल्य, सिद्धांत और तरीके को अपना लेगा। इसके लिए कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स है जिसको अपनाकर भारत अपने विदेश नीति के उद्देश्यों का संचालन करता है, चाहे वह किसी भी देश के साथ करे, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे के यूनिट्स में पढ़ेंगे, जो अन्य देशों के साथ भारत की विदेश नीति का संबंध उभर के आता है 1947 से लेके आज के वैश्विक दौर तक। इसमें इन सारे सिद्धांतों को भारत परस्पर पालन करता है। आप स्पष्टता अगर इसको देखेंगे, खुले दिमाग से इस चीज को देखेंगे, तो ये सारे जो उद्देश्य और सिद्धांत हैं जिसको हम अपने अध्याय में पढ़ेंगे, वह आपको स्पष्टता दिखाई देगा कि भारत में कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कभी भी अपने विदेश नीति के उद्देश्यों और सिद्धांतों के साथ वह समझौता नहीं करता है। तो इस संदर्भ में आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत अपने कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करता है और उस सिद्धांतों के माध्यम से आगे बढ़ता है। उसमें से जो सबसे पहला प्राथमिक सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। हालांकि अब ही इस सिद्धांत की थोड़ी प्रासंगिकता कम हुई है जब से शीत युद्ध की समाप्ति हो गया है। आप देख लीजिए कि गुटों का दौर समाप्त हो गया है, सोवियत यूनियन विघटन हो गया है। लेकिन प्रारंभ में जब स्वतंत्र हुआ भारत और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व एक गुटों में विभाजित होने लगा, नाटो, वर्षा, सोवियत यूनियन, अमेरिका के नेतृत्व में, उस समय भारत ने इस सिद्धांत को अपनाया कि जो भी अपना विदेश नीति बनाएगा वह गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित होगा। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत का मतलब एक बीच का रास्ता अपनाना, जिसके माध्यम से
दोनों पक्षों का परस्पर सहयोग प्राप्त हो सके, न तो किसी के पक्ष में न ही किसी भी पक्ष में, न ही तटस्थ रहना। अगर विश्व में कहीं भी शांति के लिए कोई खतरा महसूस हो रहा है तो गुट निरपेक्षता के माध्यम से भारत इसका विरोध करेगा, इसको बचाने की कोशिश करेगा, इसके लिए आवाज उठाएगा। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के पक्ष को, सिद्धांत को अपनाया, जिसके आधार पर वह कोई भी विदेश नीति का निर्धारण करता है। एक संस्था के रूप में, एक संगठन के रूप में भी गुट निरपेक्ष आंदोलन उभर के आया, जिसकी स्थापना 1961 में यूगोस्लोवाकिया, बेलग्रेड इत्यादि मिस्र के देशों के साथ मिलकर की गई। हालांकि हमें इस पक्ष पर नहीं जाना है, बस हमें यह ध्यान रखना है कि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत कैसे भारत के विदेश नीति का सिद्धांत उभर गया। दूसरा प्रमुख सिद्धांत है पंचशील का सिद्धांत, यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। जैसा कि हम जो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है, जब हम अगले यूनिट में बात करेंगे, चाहे वह अमेरिका के साथ संबंध हो, चाहे रूस के साथ संबंध हो, तो इसमें इस सिद्धांत की सबसे ज्यादा प्रासंगिकता उभर के आएगी। जब प्रारंभ के दौर में, शीत युद्ध के दौर में भारत ने इस सिद्धांत को अपनाया था। इसीलिए यह जो हमारा यूनिट है, उद्देश्य और सिद्धांत का पूरे सिलेबस का रीढ़ का हड्डी है, जिसके माध्यम से हम पूरे सिलेबस के ओवरव्यू को समझ सकते हैं। जैसे पंचशील का सिद्धांत है, यह भी भारत के विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है। जब भारत और चाइना के बीच के संबंधों का हम अध्ययन करेंगे तो इसमें पंचशील के सिद्धांत की प्रासंगिकता सबसे ज्यादा उभर के आती है। भारत ने वैधानिक रूप से इस सिद्धांत को 1954 में मान्यता दी, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है इस सिद्धांत का कि विश्व में कोई भी विचारधारा का देश क्यों न हो, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, सैनिक शासन विचारधारा का हो, तानाशाह देश हो, सोशलिस्ट देश हो, कैपिटलिस्ट देश हो, कोई भी देश हो, हमें उसके आंतरिक मुद्दे में नहीं जाना है। सभी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक व्यवहार करना है, और उसके लिए भारत ने 5 सिद्धांतों के ऊपर जोर दिया, जिसमें से पहला सिद्धांत है कि प्रत्येक देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आदर करेंगे, कोई इसका उल्लंघन न करेगा, दूसरे देश के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता व परस्पर मित्रता का भावना रखेंगे, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से व्यवहार करेंगे। तो जब भी भारत अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है किसी भी देश के साथ, तो उसमें यह सिद्धांत के ऊपर जरूर जोर देता है कि विदेश नीति के माध्यम से पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो। अगला प्रमुख सिद्धांत है भारत का साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित देश रहा है। 200 सालों तक भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, और एक लंबे स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ है। तो भारत कभी नहीं मानता, यह बात चाहता है कि विश्व का कोई भी देश किसी देश का उपनिवेश बने, सभी देश स्वतंत्र हो। और यह स्थिति एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकाओं के देशों के जो छोटे देश हैं उनके साथ सबसे ज्यादा है यह समस्या। यह देश किसी न किसी देश के उपनिवेश रहे हैं। तो भारत की जो विदेश नीति हमेशा रहती है कि विश्व में कोई भी देश हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके स्वतंत्रता को हमेशा मान्यता दिया जाए, उसके स्वतंत्रता को हमेशा समर्थन किया जाए। विश्व में कहीं भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की स्थिति उभर के आ रही है तो भारत अपनी विदेश नीतियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध करे। भारत कोई ऐसी विदेश नीति ना बनाए जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समर्थन कर रहा हो, न उपनिवेशवाद का समर्थन कर रहा हो या उसकी वकालत कर रहा हो। तो इसीलिए यह इसके सिद्धांत में शामिल हो जाता है। अगला सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति का जाति भेद का उद्देश्य विरोध। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक का भेद हो गया है, जाति भेद का विरोध। यह भारत के साथ, भारत अपनी विदेश नीति में इसको सबसे प्राथमिकता के साथ रखता है। जैसा कि अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई गई, गोरे काले की नीति अपनाई गई, तो भारत अपनी विदेश नीति में हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि विश्व में कहीं भी न तो इस भारत के साथ या न ही किसी और देश के साथ कोई भी रंग भेद का बात किया जाए या कोई देश रंग भेद का व्यवहार करे या जाति भेद का कोई व्यवहार करे। तो शुरू से ही भारत अपनी विदेश नीतियों के माध्यम से इसका विरोध करता रहा है।
अगला विदेश नीति का सिद्धांत है भारत का विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त करना का सिद्धांत। भारत मानता है कि भारत तब तक अपना विकास नहीं कर सकता है जब तक विदेशों से इसको सहायता न मिल पाए, क्योंकि जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, पिछले यूनिट में, कि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं होता है, वह किसी न किसी देश पर उसकी निर्भरता जरूर उभर के आती है और उससे वह आपसी आयात निर्यात और व्यापारिक संबंधों के माध्यम से उसको पूरा करता है। तो भारत अपने विदेश नीतियों के माध्यम से इस सिद्धांत को जरूर लागू करता है कि किसी भी परिस्थिति में भारत आर्थिक विदेशी सहायता को लेना नहीं छोड़ेगा और सभी देशों से परस्पर सहयोग लेगा, जिसके माध्यम से वह अपना विकास कर सके, चाहे वह आर्थिक मुद्दा हो, मुद्रा का मुद्दा हो, तकनीकी मुद्दा हो, मशीनों को आयात करना हो, निर्यात करना हो, हथियारों को लेना हो, या किसी भी मुद्दे से अगर कोई आर्थिक सहायता मिल रही है तो भारत लेने में इसमें अपनी प्राथमिकता दिखाता है। और भारत आर्थिक सहायता देने में भी प्राथमिकता दिखाता है, जैसा कि आप भारत के पड़ोसी देशों के साथ इसके विदेश नीति का मूल्यांकन में आप देख सकते हैं कि नेपाल, म्यांमार, बर्मा, भूटान या अन्य देशों को भी यह समय समय पर आर्थिक सहायता भी देता है। जैसे कोविड के दौर में काफी सहायता दिया अपने पड़ोसी देशों के संदर्भ में, तो इस तरीके से भारत विदेशी आर्थिक सहायता के सिद्धांत को काफी प्रमुखता से अपने विदेश नीति के सिद्धांत में शामिल करता है। अगला सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र का समर्थन या संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का समर्थन। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इसके संस्थापक देश में रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माता देश में रहा है, और भारत का यह मान्यता है कि जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक स्तर पर मजबूत होकर नहीं उभर के आएगा, विश्व में कोई ऐसा मंच नहीं है जो विश्व में किसी भी देश के बीच में तनाव की स्थिति उभर के आए तो इसका समाधान निकाले। तो इसीलिए भारत प्रारंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करता है, इसको मजबूत करने के ऊपर जोर देता है। और विश्व में कहीं भी संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में शांति सहयोग के लिए अगर कोई काम किया जाता है या कोई कार्यक्रम किया जाता है या निशस्त्रीकरण या शस्त्रों को नियंत्रण करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में अगर कोई काम किया जाता है तो भारत इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता से उभर के आता है। और विदेश नीति के सिद्धांतों में अपने भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मूल सिद्धांत है उसको कभी भी उल्लंघन नहीं करता है और उसको हमेशा शामिल करने की कोशिश करता है, जिसके माध्यम से वह विश्व शांति को बनाए रखा जा सके और विदेश नीति का संचालन किया जा सके भारत के संदर्भ में। इसीलिए भारत का आप प्रारंभ से ही देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्यता की मांग करता है। यहाँ अस्थायी सदस्य तो वर्तमान में भारत है ही, इस हमेशा से भारत अस्थायी सदस्यता की मांग पर जोर देता है। यहाँ पर अस्थायी सदस्यता, अस्थायी परमानेंट मेंबरशिप की बात करता है, और अस्थायी तो हमेशा भारत रहा है सुरक्षा परिषद के इस इकाई के अंतर्गत। और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के ऊपर भारत यह जोर देता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के माध्यम से निर्धारण किया जाता है। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत है भारत के विदेश नीति के सिद्धांतों में यह अनिवार्य रूप से उभर के आती है। अगला सिद्धांत है गुजराल सिद्धांत। इसको आप जब अगले यूनिट में जब हम लोग क्षेत्रीय दलों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति को पढ़ेंगे तो उसमें भी गुजराल सिद्धांत को पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को भारत के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने प्रतिपादित किया। 1996 में इसकी प्रासंगिकता सबसे ज्यादा उभर के आई और इसकी जो प्रमुख प्रासंगिकता है कि भारत अपने क्षेत्रीय पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रखे। जो दक्षिण एशिया के देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, बर्मा इत्यादि, अफगानिस्तान, इनके साथ भारत कैसा संबंध रखे। अगर इनके बीच में कोई संकट है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है, भारत बांग्लादेश के बीच में जल विवाद है, श्रीलंका के बीच में, भारत के बीच में भी कई मुद्दों को लेकर, तमिल के मुद्दों को लेकर तनाव रहता है। तो ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे काला पानी का विवाद नेपाल के साथ है, तो ये सारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस क्षेत्रीय मुद्दों को एक आपसी संबंध, एक आपसी सहयोग के माध्यम से, आपसी बैठक के माध्यम से समाधान करने के ऊपर जोर दिया गया। और इसमें जो गुजराल डॉक्ट्रिन है या गुजराल सिद्धांत है उसमें सबसे ज्यादा प्रासंगिकता उभर के आती है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में।
और भारत की विदेश नीति का नॉट आखिरी नहीं है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा भूमिका है वह है परमाणु विकल्प का सिद्धांत। नॉट लास्ट बट लीस्ट, आखिरी नहीं है, लेकिन इसमें परमाणु विकल्प के सिद्धांत की प्रासंगिकता सबसे ज्यादा उभर के आती है, जिसमें भारत इसको एक अपने विकल्प के रूप में मानता है। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि भारत निशस्त्रीकरण के ऊपर देता है, परमाणु हथियारों के होड़ के विरोध में बात करता है, लेकिन यहाँ भारत अपने परमाणु विकल्प को अपने विकास के साथ जोड़कर मानता है। भारत का मानना है कि 20वीं सदी, 21वीं सदी, 22वीं सदी में, यह 21वीं सदी के दौर में, आने वाले दौर में परमाणु एक बहुत बड़ा माध्यम है किसी भी देश के विकास के लिए। तो परमाणु विकल्पों का प्रयोग शांति उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, न कि मानवता के विकास के लिए। इसलिए भारत ने 1968 में जो परमाणु अप्रसार संधि किया गया था, उस पर समर्थन नहीं दिया, उस पर साइन नहीं किया, क्योंकि इस पर अगर वो साइन कर देता तो परमाणु विकल्पों को छोड़ना पड़ता। तो भारत ने परमाणु विकल्प को एक अपनी सिद्धांत के रूप में माना, जिसके माध्यम से वह अपना विकास करे। और इसके क्रम में भारत ने, आपने देखा भी है, 1974 में और 1978 में भारत ने परमाणु परीक्षण करके एक परमाणु संपन्न देश के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में भी अपना स्थान प्राप्त करता है। तो यह एक विकल्प के रूप में भारत की विदेश नीति के उभर के आता है, जिसके संदर्भ में हम भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों को और उद्देश्यों को मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मूल टॉपिक रहा, जिसके माध्यम से हम आगे के पूरे यूनिट्स का अध्ययन करेंगे, चाहे वह किसी भी देश के साथ विदेश नीति का अध्ययन करेंगे, चाहे वो महाशक्तियों के साथ करें या अपने क्षेत्रीय देशों के साथ करें, जो पड़ोसी के देश हैं उसके साथ करें, उन सभी में ये उद्देश्य और सिद्धांत प्रासंगिक रूप से उभर के आता है। रही क्वेश्चन की बात, तो अगर उद्देश्य और सिद्धांत या निर्धारक तत्व के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें इसको जरूर मूल्यांकन कीजिएगा। अगर क्वेश्चन दूसरे भी संदर्भ में आता है, तो इन उद्देश्य और मूल्यांकन को आप उसमें प्रासंगिक रूप से कोरिलेट करके मूल्यांकन कीजिएगा, जिसके माध्यम से आप विदेश नीति की प्रासंगिकता को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, उसकी व्याख्या कर सकें। लास्ट में क्वेश्चन के आंसर में मूल्यांकन और निष्कर्ष को जरूर लिखिएगा, जिसके माध्यम से आप विषय को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। आगे के वीडियो में हम एक एक यूनिट्स जो विदेश नीति के संदर्भ में महाशक्तियों के साथ है और क्षेत्रीय अपने जो पड़ोसी देशों के साथ है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोग जरूर विदेश नीति का अर्थ, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति की भूमिका, प्रासंगिकता, निर्धारक तत्व और उद्देश्य और सिद्धांत, इस कॉन्सेप्ट को अपने मस्तिष्क में, अपने कॉन्सेप्ट में बिठा लीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी यूनिट्स आएंगे सब इसी के संदर्भ में रहेंगे कि भारत जो भी विदेश नीति को अध्ययन कर रहा है, जो समझना है, जो इसका मूल्यांकन करना है, वह इसके संदर्भ में ही बात किया जाएगा। चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने काफी गंभीरता से सुना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि हमें भी एक आत्मबल मिले आप लोगों से जुड़े रहने के लिए और आगे अच्छे अच्छे वीडियो विषय पर लेके आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विषय को काफी गंभीरता से पढ़िए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए, ऑथेंटिक चीजों को पढ़िए, फैक्ट के साथ पढ़िए, ताकि आप विषय को अच्छे से समझ पाएं और कोरिलेट कर पाएं। हमारा जो पूरा विदेश नीति है एक एकांगी पेपर नहीं है, यह एक कोरिलेट करने वाला पेपर है कि भारत की विदेश नीति अमेरिका, रूस, चाइना, जापान क्षेत्रीय दलों के साथ कैसे है और इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसको हम एक दूसरे से कोरिलेट कर पाए। चलिए आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।